हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस चैप्टर का अगला टॉपिक कवर करेंगे जो कि है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए एक लॉ होता है, राउल्ट्स लॉ कहलाता है। ये लॉ ये कहता है कि जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, वोलेटाइल यानी कि जो गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस में जिसमें कि दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड है, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, तो ऐसे सॉल्यूशंस का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हर कंपोनेंट का, सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस बात की कि सॉल्यूशन के अंदर उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है। यानी कि सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर फॉर्म में भी वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, थोड़ा सा दोनों कंपोनेंट्स का पार्ट, वो उसके अंदर कितना वेपर प्रेशर है दोनों कंपोनेंट्स का अपना अपना, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। ठीक है, यानी कि पार्शियल प्रेशर of solution या फिर vapor pressure observed of a solution is equal to mole fraction of solvent into vapor pressure of the pure solvent। ठीक है, तो ये हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस है जहां पर कि जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट टॉपिक में देखा था, जहां पर कि हेनरीज कांस्टेंट जो था वो रिप्लेस हो गया है उस वेपर प्रेशर वैल्यू से प्योर सॉल्वेंट की, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट जो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो उसी कंपोनेंट का जो भी कंपोनेंट है सॉल्वेंट है, जैसे कि वो जो प्योर सॉल्वेंट में उसका जितना वेपर प्रेशर था वो इनटू उसका कितना मोल फ्रैक्शन है, वो डिटरमिन करेगा कि सॉल्यूशन फॉर्म में उसका कितना प्रेशर अब हो जाए। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है किसी सॉल्यूशन के ऊपर, वो इस हर कंपोनेंट के तरफ से कंट्रीब्यूटेड पार्शियल प्रेशर के सम की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उनका सम ही इस टोटल प्रेशर को इंडिकेट करता है। तो जो हमारा टोटल प्रेशर है, पी टोटल, वो फर्स्ट कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर और सेकंड कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम की तरह एग्जिस्ट करेगा, और दोनों के दोनों ही राउल्ट्स लॉ से आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। और क्योंकि किसी भी दो कंपोनेंट्स वाले सॉल्यूशन में दोनों मोल फ्रैक्शंस का सम 1 आता है, इसीलिए क्योंकि x1 प्लस x2 1 है, तो आप x1 को 1 माइनस x2 की तरह भी लिख सकते हो, और आप सिर्फ x2 के टर्म्स में इस पूरी सॉल्यूशन, इस पूरे इक्वेशन को लिख सकते हो, जहां पर कि बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगी, p1 नॉट और p2 नॉट। तो सिर्फ अगर आपको x2 का वैल्यू पता हो तो आप टोटल वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हो सॉल्यूशन के ऊपर। यहाँ पर 1 आपके एक कंपोनेंट को इंडिकेट कर रहा है और 2 दूसरे कंपोनेंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये प्लॉट है जो हमने लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बनाया है, जहां पर कि अगर सिर्फ लिक्विड 2 अकेले एग्जिस्ट करता तो उसके ऊपर वेपर प्रेशर P2 नॉट होता, और अगर सिर्फ लिक्विड 1 अकेले एग्जिस्ट करता तो उसके ऊपर वेपर प्रेशर P1 नॉट होता। लेकिन जो टोटल सॉल्यूशन है जिसमें दोनों थोड़ा थोड़ा एग्जिस्ट करते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन कितना P1, कितना फर्स्ट कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है और कितना सेकंड कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इस लाइन से गिवन है। तो देखो, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि अगर आपका जो सेकंड कंपोनेंट है वो यहाँ पर देखा ना x2 इज इक्वल टू 0, तो अगर वो 0 होता या फिर वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट से डिटरमिन्ड होता। ठीक है, तो इतना होता। और यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर फर्स्ट कंपोनेंट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है और सेकंड कंपोनेंट ही प्रेजेंट है तो टोटल सॉल्यूशन इतना होता। बीच के किसी भी पॉइंट पर जो ये लाइन है वो ये इंडिकेट कर रही है कि आपकी x2 की वैल्यू, यानी कि जो सेकंड कंपोनेंट है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहाँ कितनी है, और x1 की वैल्यू 1 माइनस x2 की वैल्यू से फाइंड हो जाएगी, और जब उतनी उतनी कॉन्सेंट्रेशन होगी दोनों की, तब आपका टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन के ऊपर इस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट से आपको मिल जाएगा। जैसे अगर ये इतनी वैल्यू है सेकंड सोल्यूशन का, x2 इतना आ रहा है 0 और 1 के बीच में, तो x1 का वैल्यू होगी 1 माइनस वो, और इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप जाओगे और ये आपका टोटल वेपर प्रेशर होगा उस पॉइंट पे। तो जो मोल फ्रैक्शन वैल्यूज आप कंसिडर कर रहे हो राउल्ट्स लॉ में और डाल्टन्स लॉ में, वो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर कितना मोल फ्रैक्शन है वो है। अगर इसकी जगह आपको ये दिया होता कि वेपर फेज में ऊपर कितनी मोल फ्रैक्शन है, तो आप उसको y1 या y2 अगर मानते तो आपका डायरेक्टली ऊपर का P1 हो जाता है y1 इंटू टोटल प्रेशर कितना ऊपर है वेपर फेज में, P टोटल, और P2 यानी कि पार्शियल प्रेशर सेकंड कंपोनेंट का होता कि उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कितना है इनटू टोटल वेपर प्रेशर अबव द सॉल्यूशन कितना है, यानी कि P टोटल। ठीक है,
तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जो क्लोरोफॉर्म है उसका वेपर और डाइक्लोरोमीथेन है, 2 लिक्विड्स हैं, उन दोनों की सोल्यूशन बनाई गई है और कुछ आपको वैल्यूज दिए हैं और आपको फाइंड करना है कि टोटल वेपर प्रेशर कितना है सोल्यूशन का और दोनों के मोल फ्रैक्शंस कितने हैं वेपर फेज में। ठीक है, तो इसके आप क्या करोगे, पहले तो आप दोनों कंपोनेंट्स का मोलर मास कैलकुलेट करोगे, फिर मोलर मास लेके आपको, क्योंकि दोनों की टोटल क्वांटिटी पता है कि कितनी प्रेजेंट है, यहाँ पर दी हुई है आपको कि CH2Cl2 की 40 ग्राम है, ठीक है, और आपकी CHCl3 की 25.5 ग्राम है। तो आप दोनों वैल्यूज यहाँ डालोगे और डिनोमिनेटर में नीचे दोनों के मोलर मास डालोगे और इससे आपको पता चल जाएगा कि दोनों के कितने मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूशन में। तो आपके टोटल नंबर ऑफ मोल सोल्यूशन में दोनों कंपोनेंट्स के मिला के ऐड करके यहाँ मिल जाएंगे, यानी कि मोल फ्रैक्शन पहले कंपोनेंट का होगा उसके कितने मोल्स है अपॉन टोटल मोल्स कितने, और सिमिलरली दूसरे कंपोनेंट का या तो आप 1 माइनस इस वैल्यू से कर सकते हो या फिर इसी तरह से इसका भी फाइंड कर सकते हो। तो जो आपका टोटल वेपर प्रेशर है वो, जैसा कि हमने पहले फॉर्मूला को देखा था, उसमें हमको कोई भी एक मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी काफी है। आपको P1 नॉट दिया हुआ है, P2 नॉट दिया हुआ है। P1 नॉट है पहले कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर, यानी कि यहाँ पर CH2Cl2 का प्योर, सॉरी आपका CHCl3 का कितना प्योर वेपर प्रेशर है, 200 मिलीमीटर mmHg, जो कि प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। और P2 नॉट है आपका CH2Cl2 का कितना है, 405 mmHg, जो आपको ये वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। और इनको सब्सटीट्यूट करके यहाँ पर 200 डाल दिया, 415 डाल दिया P2 नॉट की जगह में, और X2 है आपका जो सेकंड कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन, यानी कि CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन, और इसको डाल के आपको P टोटल की डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी उसी प्रेशर के यूनिट में, mmHg यूनिट, ये प्रेशर का यूनिट, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। और सेकंड पार्ट जो है, जो कह रहे हैं कि वेपर फेज में कितना मोल फ्रैक्शन है दोनों का, तो अभी तो हमने पिछले स्टेप में उनके सोल्यूशन फेज में कितने मोल फ्रैक्शन थे वो कैलकुलेट किया था। तो वेपर फेज में आप क्या करोगे कि टोटल प्रेशर आपने दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाल लिया और टोटल प्रेशर भी आ गया ऐड करके, तो इसीलिए जो आपका मोल फ्रैक्शन होगा पहले कंपोनेंट का वो होगा उसका पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का, और सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट का भी इसी तरह से आपको मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज मिल जाएगा। जो आपका ये केस है जहाँ पर कि सोल्यूशन है सॉलिड की एक लिक्विड के अंदर, ये आपका अगला केस है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन के ऊपर वो कम हो जाएगा ऐसे सॉलिड को डालने पर, जो कि गैस में कन्वर्ट नहीं होता आराम से, यानी कि नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है। इसीलिए जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन के ऊपर, जब उसमें कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी डाल दिए गए हैं वो कम है, कम गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ एस्केप किए हैं दैन जब उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं डाले गए हैं। और इसमें एक ज़रूरी चीज़ जो नोट करने के लिए वो ये है कि ये जो प्रेशर कम होता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, और इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि सॉल्यूट कौन सा है। चाहे चीनी हो या नमक हो, अगर क्वांटिटी सेम होगी तो फिर वेपर प्रेशर में डिक्रीज सेम होगा। तो इसका एक ग्राफ है यहाँ पर जिसमें कि ये है कि आपका जो, मान लो पहला कंपोनेंट है जो आपका सॉल्वेंट है, यानी कि जो लिक्विड जो कि गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और सॉल्यूट जो आपका सेकंड कंपोनेंट है। तो वेपर प्रेशर सिर्फ इस बात से अफेक्ट होगा कि आपका सॉल्यूट की क्या मोल फ्रैक्शन है, एंड आपका वेपर प्रेशर सिर्फ कंट्रीब्यूट होगा सिर्फ आपके वोलेटाइल कंपोनेंट से, यानी कि जो कंपोनेंट गैस में कन्वर्ट हो सकता है जो कि आपका लिक्विड है यहाँ पर। तो जो आपका टोटल प्रेशर है वो है P1 जो कि आपका लिक्विड कंट्रीब्यूट कर रहा है, और 0 जो कि आपका सॉलिड कंट्रीब्यूट कर रहा है। और P1 आप फिर से जो हमने पहले लॉ अभी देखा थोड़ी स्लाइड्स पहले उससे कैलकुलेट कर लोगे। तो इसलिए अगर आपके पास एक सॉल्वेंट है, अगर सॉल्वेंट बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो सोल्यूशन के ऊपर का वेपर प्रेशर 0 होगा, और जब सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है कोई सोल्यूट प्रेजेंट नहीं है तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, और बीच में जितना भी मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का होगा सोल्यूशन में उस पर डिपेंड करेगा कि वेपर प्रेशर कितना है। तो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब हम इसके बाद सोल्यूशन के कुछ और बचे हुए टॉपिक्स आगे वाली लेक्चर स्लाइड्स में देखेंगे। थैंक यू।